नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इन सब के बीच में बाजार से आज अगर देखें तो संकेत बेहतर है, लेकिन आपको तौर तरीके बता दें क्योंकि ये शो आपका है। कल की तैयारी में हम आपके सवालों के जवाब देते हैं। जो सवाल आपने कल पूछे उसका जवाब आज मिलेगा और जो सवाल आज आप पूछेंगे उसको आने वाले शो में हम शामिल करेंगे। ट्विटर और फेसबुक पर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। यूट्यूब पर कमेंट करके भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो बाजार से आज देखिए, बाजार बंद होते तक निफ्टी से ऐसा लग नहीं रहा था कि इस तरह के मजबूत रिकवरी नजर आएगी, लेकिन आखिरकार बाजार रिकवरी पर बंद हुए। 24,450 के ऊपर जो है निफ्टी ने क्लोजिंग दी। 127 अंकों की बाजार बंद होने तक का तेजी हमें नजर आई। बैंक निफ्टी में 1060 अंकों की तेजी हमें देखने को मिली। 52,320 के स्तर पर बैंक निफ्टी बंद हुआ। आज के अगर निफ्टी 50 गेनर्स की बात करें तो एसबीआई 5% से ज़्यादा चढ़कर बंद हुआ। इसके अलावा बेल ने 5% का उछाल देखा। एसबीआई लाइफ लगभग 3.5% की यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली। आयशर मोटर्स में लगभग 3.25% से ज़्यादा का उछाल हमने देखा और एचडीएफसी लाइफ और आईसीआईसीआई बैंक में 3 से 3.25% की तेज़ी हम देख पाए। अगर हम प्रेशर देखें तो टाटा मोटर्स, खासतौर पे ऑटो पॉकेट्स में आज दबाव ज़रूर दिखा। टाटा मोटर्स आज देखिए 4% गिरकर बंद हुआ। मारुति सुजुकी लगभग 4% गिरा। हीरो मोटो में भी आज लगभग 2.25% की गिरावट नजर आई। डॉक्टर रेड्डीज 2.25% गिरा। फार्मा शेयरों में सिप्ला, सन फार्मा में भी गिरावट देखी गई और बजाज ऑटो भी गिरकर बंद हुआ। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बाजार बंद होने तक सुधरा। 1582 शेयर ऐसे थे जो कि आज हरे निशान में बंद हुए और मात्र 985 शेयर ऐसे थे जो कि आज लाल निशान में यानी दबाव में नजर आए। चलिए अब बाजार को कल किस नज़रिए से देखा जाए, कल के बाजार में कहाँ नज़र रखी जाए, इस पर चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ आज शेयर खान के विनोद मोदी साहब जुड़ चुके हैं। विनोद, बहुत बहुत स्वागत आपका। धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। हमें बताइए, अब जो बाजार ने अंतिम तक आते आते रिकवरी दिखाई, मजबूती दिखाई, इसको अगर हमें एक ऑप्टिमिस्टिक आशावादी नजरिए से देखें तो कल के बाजार में क्या रणनीति रखनी चाहिए? या प्रशांत, सबसे पहले आपको सारे व्यूअर्स को मेरे साइड से बहुत बहुत धनतेरस की, दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये बहुत अच्छा संकेत है। अगर कल का बाजार देखे और आज का बाजार देखे, जिस हिसाब से क्लोजिंग हुई ही है वो क्लियरली अच्छा इंडिकेट करता है आने वाले समय में, क्योंकि 2 दिन का कंसिस्टेंटली अगर देखें ग्रीन में मार्केट को बंद होना आफ्टर सीइंग ए शार्प सेल ऑफ लास्ट वीक, तो मुझे लगता है कि ये कहीं न कहीं ऐसा ये इंडिकेट कर रहा है कि जो बहुत बड़ी सेल ऑफ था मार्केट का वो रुक रहा है। कल के या आने वाले दिनों की, अगर वीक की अगर मैं देखूँ, तो क्लियरली स्ट्रैटेजी यही रहनी चाहिए कि आपका जो एक्सपोज़र है वो मोर और लेस आप लार्ज कैप क्वालिटी स्टॉक्स में ही एक्सपोज़र बनाएँ, क्योंकि मिड कैप्स में और स्मॉल कैप्स खासकर मुझे लगता है वहाँ अभी भी बहुत सारे ऐसे पैक है वहाँ जहाँ पे वैल्यूएशन की कम्फर्ट नहीं होगा, तो वहाँ पे अभी भी सेलिंग प्रेशर आने का मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा गुंजाइश की जा सकती है। यस, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि आपका इस समय का जो बाज़ार में फ़ोकस होना चाहिए, जहाँ पे आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़्यादा दिखे और जहाँ पे आपको वैल्यूएशन कम्फर्ट दिखे, वहीं पे आपका निवेश होना चाहिए। गिवन ऑल दीज़ फैक्ट्स, हमें लगता है कि जो जिस हिसाब से मैंने जो अगर कल का और आज के देखे, तो बैंकिंग सेक्टर हैज़ बीन वन सेक्टर जहाँ जहाँ पे वो काफ़ी अच्छा खरीदारी और रिकवरी देखा गया। मुझे लगता है ये सारी चीज़ ये शायद आने वाले दिनों में भी सस्टेन करेगी, क्योंकि इसमें 2 चीज़ें, एक चीज़ जो ऐसे गुंजाइश लगाए जा रहे थे कि बैंकिंग में स्लिपेजेस और एसेट क्वालिटी का जो है वो कंसर्न वो बढ़ेगा। डेफ़िनेटली ये कंसर्न आया है, बाकी ये सारे पॉकेट से नहीं है, केवल माइक्रो फाइनेंस के पॉकेट से आए हैं, जो कहीं न कहीं मार्केट को कम्फर्ट करता है कि बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनके पास माइक्रो फाइनेंस में एक्सपोज़र कम है, वो अच्छे करते हुए दिखाई देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी और ये सारे क्वालिटी स्टॉक्स है जहाँ पे आपका फ़ोकस होना चाहिए। एट द सेम टाइम चूँकि फेस्टिव सीज़न्स है, ओवरऑल रूरल सेगमेंट का देखें तो कमेंट्री ठीक आ रहा है। अर्बन सेगमेंट में आपको थोड़ा बहुत देखें तो सॉफ्टनेस दिखाई दे रही है, बट येट मुझे लगता है कि ये फेस्टिव सीज़न के कारण वहाँ भी अगर आने वाले महीने में देखें तो वॉल्यूम और ओवरऑल रेवेन्यू ठीक-ठाक नज़र आएगी। तो ये जो जो भी फेस्टिव रिलेटेड स्टॉक्स है, वहाँ पे हमारा फ़ोकस होना चाहिए। खासकर टाइटन हो गया या ओल्ड भी गोल्ड रिलेटेड स्टॉक्स हो गए, या फिर अरविंद फैशन जैसे स्टॉक्स है, वहाँ पे होना चाहिए। तो मुझे लगता है इन सब स्टॉक्स में इन्वेस्टर्स की ध्यान होनी चाहिए आने वाले समय में। यस, पर जो 2 दिन ग्रीन में बंद हुई है, बहुत अच्छा संकेत दे रहा है मार्केट के लिए।
ठीक है, तो बेहतर संकेत बाजार से इस वक्त नजर आता हुआ और कल भी कहीं ना कहीं आशावादी नजरिया। चलिए आपके सवालों को शामिल करते हैं। हमारा जो पहला सवाल हम तक पहुंचा है, हमें गणेश जी ने बैंक ऑफ इंडिया पर राय जानना चाहते हैं। 120 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की है, थोड़ी ऊपरी स्तरों की इनकी खरीदारी है, लेकिन बैंक ऑफ इंडिया देखें तो हाल फिलहाल जो करेक्शन 25 अक्टूबर को इसने देखा था 96 के स्तर से, वहाँ से जो है स्टॉक का 4-4.25% ऊपर जा चुका है। विनोद, चूंकि इनकी बाइंग इस भाव से भी ऊपर की 120 की बाइंग है, लेकिन हाल फिलहाल के इस मोमेंटम को देखते हुए आपको लगता है कि थोड़े और बेहतर संकेत आ सकते हैं? कितना समय देना होगा? जी, आज स्टॉक को मुझे लगता है होल्ड करके रखना चाहिए। हम हमें स्टॉक 115 120 में भी अच्छा लगता था, बट डेफिनिटली जिस हिसाब से ओवरऑल पीएसयू बैंक्स में सेलिंग प्रेशर आया था, खासकर लास्ट वीक में देखें तो उसका पूरा खामियाजा ये बैंक ने दिखा हुआ है। बट यहाँ से अगर ₹102 पे जो स्टॉक प्राइस है, अगर मैं सोचूँ और कंपनी का जो ग्रोथ आउटलुक जो बता रहा है 14 से 16% का जो इनका लोन बुक ग्रोथ का आउटलुक है ये साल के और आने वाले 1-2 सालों में, वो बहुत बेहतर है। एट द सेम टाइम अनलाइक मोस्ट ऑफ द बैंक्स, इस बैंक की जो ओवरऑल अगर मैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को देखूँ तो काफ़ी हद तक वो बताता है कि ये जो ग्रोथ है वो सस्टेन कर सकते हैं कंपनी। और जो सबसे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ये स्टॉक की देखें तो एफवाई 26 में ये स्टॉक हमें 1% का आरओए बनता दिख रहा है, राइट? जिस हिसाब से इसकी अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी इंप्रूव हो रही है, 1% आरओए में ये स्टॉक का जो आरओई होगा, जो सब जब इन्वेस्टर का सबसे बड़ा कंसर्न अभी तक रहा है 2-3 सालों में, ये स्टॉक इनका आरओई डबल डबल डिजिट में नहीं, सिंगल हायर सिंगल डिजिट में रहा है। ये जो आरओई एफवाई 26 एफवाई 27 में देखेंगे तो इट विल रीच अप टू डबल डिजिट, जो वहाँ से मुझे लगता है अगर ऐसा हुआ तो ये स्टॉक में री-रेटिंग की पॉसिबिलिटी काफ़ी बनती है। इवन इफ इट अचीव 1% काइंड ऑफ आरओए, जो जिसे हम रिटर्न ऑन एसेट बनते हैं, तो 1% के आरओए में अगर इनका जो आज का वैल्यूएशन है एफवाई 26 में, दैट इज़ ट्रेडिंग 0.6 टाइम, राइट? वो मुझे लगता है बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है और 100-102 पॉइंट के रुपया में मुझे नहीं लगता है इज़ देयर एनी रीज़न टू सेल द स्टॉक। आप इसको होल्ड करें या मुझे लगता है अगर आपके पास रिसोर्सेस है तो थोड़ा एवरेज भी कर लें। ठीक है, तो ये है नज़रिया फिलहाल बैंक ऑफ इंडिया पे। बढ़ते हैं आगे। ज़ोमैटो पर हमारे अगले दर्शक विनोद मीणा जानना चाहते हैं राय। 260 की इनकी बाइंग है। इनके बाइंग से 8 ही रुपये नीचे है फिलहाल स्टॉक, 1400 का नुकसान होता हुआ। विनोद, ज़रा बताएं कि ज़ोमैटो पे क्या राय बन रही है? जी, ज़ोमैटो का देखिए अगर ओवरऑल ये क्वार्टर का जो आया है नंबर, जो कुछ दिन पहले आया था, उसमें थोड़ा-सा इन्वेस्टर्स को मुझे लगता है कंसर्न पैदा कर दिया, क्योंकि जो ओवरऑल कहीं न कहीं ग्रोथ है उसमें थोड़ा मॉडरेशन हुआ है। बट हमारा मानना है कि इनका जो फूड डिलीवरी जो बिज़नेस है उसमें मॉडरेशन होना स्वाभाविक था, क्योंकि इनके जो फ्री फूड डिलीवरी वाला जो कांसेप्ट था वो कहीं न कहीं जाके खत्म हो गया, तो उसका बेस इफेक्ट तो आना ही था। बट ये जो 20% प्लस का जो ग्रोथ रहा है और एनुअलाइज़्ड बेसिस से इनके फूड डिलीवरी बिज़नेस में, मुझे लगता है वो अभी भी काफ़ी बेहतर है और आने वाले समय में जिस हिसाब से ये मार्केटिंग इस क्षेत्रों में स्पेंड कर रहे हैं, तो इसका ग्रोथ सस्टेन करेगा फूड डिलीवरी में। नाउ दूसरा जो इसका क्विक कॉमर्स जिसको ब्लिंकिट जो बिज़नेस है, ब्लिंकिट बिज़नेस में भी काफ़ी अच्छा अच्छा टर्न अराउंड हुआ है। 100 के 100% के ऊपर में ये क्वार्टर भी ग्रोथ दिया और ये ग्रोथ आने वाले समय में भी सस्टेन करेगी, जिस हिसाब से इनका ओवरऑल स्टोर्स एडिशन हो रहे हैं और स्टोर्स एडिशन का जो इसने गाइडेंस शेयर किया वो भी काफ़ी एनकरेजिंग है। तो कुल मिलाकर के देखें तो ओवरऑल जो इनका ग्रोथ हो गया, चाहे ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू देखिए उसमें कंसिस्टेंटली डबल डिजिट का ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो अगर स्ट्रीट का प्रॉफिट को समझे तो लास्ट ईयर ये प्रॉफिट में ऑलरेडी आ चुका था। एफवाई 25 में शायद ये 500 करोड़ का रेंज में प्रॉफिट करे, बट एफवाई 26 और एफवाई 27 में जो स्ट्रीट के एस्टिमेट्स है वो लगभग 2000 से लगभग 5000 करोड़ के बीच में है। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा प्रॉफिट का एस्टिमेट्स है। डेफिनिटली ये पॉइंट पे मुझे लगता है स्टॉक को होल्ड करना चाहिए और ये इट दिस स्टॉक इट कैन इट हैज़ ऑल पोटेंशियल टू बी अ सॉर्ट ऑफ आई मीन वैल्यू क्रिएटर ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आपको वेल्थ को ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पॉजिटिव नज़रिया हमारा। जी, जी। विनोद जी, मेरी एक गुज़ारिश रहेगी, हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं, तो ज़रा फटाक से इनको आप आंसर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को हम शामिल कर पाएँ। अरुण सिंह का सवाल लेते हैं। इरेडा पे राय दीजिए। 169 की बाइंग है इनकी, 100 शेयर हैं, बताइए क्या करना चाहिए? जी, इरेडा का जहाँ तक इरेडा का बात है, ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी में हमें मालूम है अपॉर्च्युनिटी बहुत ज़्यादा है। आ आने वाले 5 से 7 सालों में
लगभग 500 गीगावाट का जो है कैपेसिटी एडिशन है, तो उस हिसाब से देखिए रिन्यूएबल में जो इनका काफ़ी प्राइमरी एरिया है, तो अपॉर्च्युनिटी काफ़ी ज़्यादा है। एट द सेम टाइम इसको रिटेल सेल्स के लिए भी लाइसेंस मिला हुआ है, तो ग्रोथ के लिहाज से कंपनी विल कंटिन्यू टू ग्रो एटलीस्ट 20 टू 25% के बीच में, जो काफ़ी बेहतर माना जाता है। लेकिन इसका कंसर्न हमें केवल वैल्यूएशन के साइड में आते हैं। अगर मैं देखूँ स्ट्रीट का जो भी अर्निंग्स जो भी मैंने बताया, इनका 20 से 25% का ग्रोथ है, उसके बावजूद भी इनका जो रिटर्न ऑन एसेट है, दैट वुड बी अराउंड 1.8 टू 2% के बीच में होगी। ये रिटर्न ऑफ एसेट बना करके अगर ये जो वैल्यूएशन आज के डेट में कंपनी को मिल रहा है, 4 टाइम का प्राइस टू बुक वैल्यू 1 ईयर फॉरवर्ड, आई थिंक मुझे लगता है कहीं न कहीं थोड़ा हायर साइड पे है। ग्रोथ वाइज़ आई एम वेरी मच पॉजिटिव, बट मुझे लगता है अभी भी इसमें टाइम करेक्शन हो सकता है। इसीलिए हमारा नज़रिया थोड़ा-सा अभी इस पे न्यूट्रल रहेगा। बढ़ते हैं आगे। रमेश जी का सवाल लेते हैं, मझगांव डॉक पे राय जानना चाहते हैं। 4105 4105 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की है, नुकसान यहाँ पर झेल रहे हैं, हालांकि इनके भाव के आसपास ही है। और बताएं विनोद जी, मझगांव डॉक डिफेंस शेयरों में हमने बजट के बाद से ही एक दबाव देखा था, बीच में हमने थोड़ा बाउंस बैक देखा, लेकिन किस तरह से रणनीति आगे ले जाएं? जब प्रशांत जी मझगाँव डॉक की बात करें तो ये काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म किया ओवरऑल नंबर्स के हिसाब से देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से देखिए, बट स्टॉक ऑलरेडी मुझे लगता है ₹5000 से करेक्ट होके अभी लगभग ₹4000 ऑलरेडी 20% का लगभग देखें तो करेक्शन हुआ है टॉप से। मुझे लगता है ये इन करेक्शन होने के बाद मुझे लगता है यहाँ पे जो इनके वैल्यूएशन जो निकल के आ रहा है वो 23 से 24 टाइम, वो कहीं न कहीं कम्फर्ट देता है, होल्ड करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक का ग्रोथ आउटलुक काफ़ी अच्छा है। कंपनी का ओवरऑल ऑर्डर बुक में पिकअप आई है। ऑर्डर इनफ्लो देखें तो एफआई 25 सो फार लगभग 7,000 करोड़ का ऑर्डर ऑलरेडी जीत चुका है, और ऐसा गाइडेंस है कंपनी का, आने वाले समय में भी इनको अच्छा खासा ऑर्डर मिलेंगे मरीन के क्षेत्र में, शिप बिल्डिंग के क्षेत्र में। तो ओवरऑल आउटलुक मुझे इनका ठीक नज़र आता है। एट द सेम टाइम जो रिटर्न्स रेशियो जो प्रोफाइल है, बीइंग ए सॉर्ट ऑफ पीएसयू कंपनी, तो इनका रिटर्न्स रेशियो काफ़ी रिच है, काफ़ी एनकरेजिंग है। तो मेरा अभी रहेगा सजेशन, होल्ड करें स्टॉक। होल्ड करने की सलाह आपको मिलती हुई। टीवीएस मोटर्स पर हमारे अगले दर्शक राहुल का सवाल है। 1000 रुपये के भाव पे इन्होंने 64 शेयर टीवीएस मोटर्स के लिए हुए हैं। फिलहाल अच्छे खासे मुनाफे में यहाँ पर हैं, अच्छे स्तर पे उन्होंने एंट्री की हुई है और उसका जो है उनको डबल मुनाफा यहाँ पर नज़र आता हुआ। बताइए टीवीएस मोटर्स में क्या पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? फिलहाल 1000 की खरीद है विनोद जी। जी हाँ, डेफ़िनेटली प्रॉफ़िट बुकिंग का जहाँ होता है, तो कहीं न कहीं अगर ये सबसे अच्छा प्रूडेंट वे होता है कि अगर आपकी अच्छी प्रॉफ़िट बन रही है, तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा बुक बुक कर लें। क्योंकि टीवीएस मोटर्स देखें तो ओवरऑल वैल्यूएशन के हिसाब से अभी भी 29 और 30 एक्स पे एफवाई 27 के अर्निंग्स पे ट्रेड करता है, जो जो प्रीमियम पे है, जितने भी इनके पीयर्स हैं, उनके प्रीमियम में ट्रेड करता है। तो प्रॉफ़िट बुक थोड़ा-सा किया जा सकता है, बट ये मेरा अभी भी मानना है, इसमें हमारा व्यू अभी भी पॉज़िटिव रहेगा, क्योंकि जिस हिसाब से कंपनी का आउटलुक अभी भी दिख रहा है नेक्स्ट 2 से 3 सालों में, वो काफ़ी बेहतर है। लास्ट 2 सालों से कंपनी कंसिस्टेंटली 40 से 50% का लगभग इसका अर्निंग्स ग्रोथ हुआ है, और मुझे लगता है ये डबल डिजिट अर्निंग ग्रोथ सस्टेन करेगा। जिस हिसाब से कंपनी का अगर ये क्वार्टर का भी अर्निंग देखो तो 11% के ऊपर में कंसिस्टेंटली लास्ट 5 क्वार्टर से 11% के ऊपर में इनका ओपीएम ऑपरेटिंग मार्जिन सस्टेन कर रहा है, आगे में भी सस्टेन करेगा। ईवी के क्षेत्र में जिसने iQube लॉन्च किया था, उसमें काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला है, और आने वाले ये बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल कंपनी एक और ईवी में शायद लॉन्च कर सकता है, जिसका आपको नंबर्स में रिफ्लेक्शन क्लियरली दिखाई देगा। तो ग्रोथ आउटलुक के हिसाब से मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा है। आप लॉन्ग टर्म समय के लिए होल्ड कर सकते हैं, बट येस, चूँकि आपका प्रॉफिट ठीक-ठाक बन रहा है, तो इट्स ऑलवेज प्रूडेंट टू टेक समथिंग आउट ऑफ द टेबल। टीवीएस मोटर्स पर ये राय आपको मिलती हुई। राघव हमारे अगले दर्शक हैं, यूनियन बैंक पर राय जानना चाहते हैं। 106 रुपये के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है और यहाँ पर मुनाफा इनको होता हुआ फिलहाल 116 के आसपास चल रहा है ये स्टॉक का। यूनियन बैंक पे क्या नज़रिया बन रहा है विनोद? जी, ओवरऑल पूरा बैंकिंग को समझे तो मुझे लगता है बैंकिंग में अभी भी वैल्यूएशन इतना आउट ऑफ द वैक नहीं है, जहाँ पे किसी प्रकार का कंसर्न है। जैसे मैंने बोला कि जो कंसर्न जो आ रही थी हायर स्लिपेजेज की और थोड़ा एसेट क्वालिटी वर्सन होने की, तो मुझे लगता है ये क्वार्टर का देखें तो कहीं न कहीं ये चीज़ रिफ्लेक्ट हो चुका है कि जो कंसर्न जो आ रहा है माइक्रो फाइनेंस स्पेस से ही आ रहा है। तो उस लिहाज से मुझे देखें तो यूनियन बैंक पे मुझे इतना बड़ा रिस्क लगता नहीं है। अगर स्टॉक है तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप अभी इसको ओन कर सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है, तो ये है रणनीति यूनियन बैंक पर आपको अपनानी होगी। अभय कुमार का सवाल लेते हैं, बीईएल पे राय जानना चाहते हैं।
284 यानी 284 की इनकी बाइंग है और फिलहाल जो है इनके भाव के आसपास ही है बीएल। और आज हमने देखा कि एक ज़बरदस्त तेज़ी जो है वो बीएल में नज़र आई। निफ्टी का टॉप गेनर भी बना। बीएल पे क्या रणनीति लेकर आगे चलें विनोद? जी, बीएल डेफिनेटली डिफेंस स्टॉक में वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक बीएल हो गया, एचएल हो गया। मैंने हमेशा हाइलाइट किया ये सब स्टॉक्स में जो एग्जीक्यूशन क्रेडेंशियल जो निखर के आया है 2-3 सालों में काफ़ी प्रभावित करता है निवेशकों को। अगर इनके अर्निंग्स भी देखें काफ़ी बेहतर अर्निंग्स था, मार्जिन में सरप्राइज़ किया, ओवरऑल कंपनी ने गाइडेंस को मेंटेन किया है, राइट? तो ऑर्डर बुक के सेंस में मुझे लगता है आने वाले समय में और इनके ऑर्डर्स इनफ्लो में और बेहतरी होगी। रिटर्न्स रेशियो पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेहतर इनका आरओई, आरओसी है, तो उस हिसाब से देखें तो चूँकि स्टॉक ऊपर से करेक्ट हुआ है, हमें लगता है अभी भी ये स्टॉक में ठीक-ठाक पोटेंशियल है रिटर्न देने की, तो आप बने रहें स्टॉक में। चलिए, तो इसी सवाल के साथ अब सवालों को हमें थामना होगा क्योंकि समय सीमा होती है। अब बढ़ेंगे अपने खास सेगमेंट वीआईपी शेयर्स की ओर। विनोद जी, बढ़िया मार्केट है, बताइए कहाँ कमाई के मौके देख रहे हैं? जी, वही हमारा अभी भी ये पिक आज का पिक रहेगा लार्ज कैप में सन फार्मा। सन फार्मा का जो नंबर्स आया था कल काफ़ी काफ़ी उसने पॉजिटिवली सरप्राइज़ किया है और मुझे लगता है जिस हिसाब से मार्जिन में इम्प्रूवमेंट जो दिख रही है वो आने वाले क्वार्टर्स में भी मार्जिन में और सरप्राइज़ कर सकता है। मुझे अभी भी लगता है 100 से 150 बिप्स तक मार्जिन इम्प्रूवमेंट होने का स्कोप है। डोमेस्टिक स्पेस में कंपनी कंसिस्टेंटली अच्छा कर रहा है और मुझे लगता है आने वाले क्वार्टर में भी इसलिए अच्छा करेगा क्योंकि जो इसने लास्ट क्वार्टर में 14 न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे उनका फुल रिफ्लेक्शन शायद ये क्वार्टर में आपको दिखे दिसंबर क्वार्टर में, तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि डोमेस्टिक मार्केट में अच्छा करेगा। यूएस मार्केट में एनीवे यूएस मार्केट में जिस हिसाब से इंप्रूवमेंट आई है मार्जिन्स में भी खासकर स्पेशलिटी फार्मा के स्पेस में जो इंप्रूवमेंट आई है मुझे लगता है उस हिसाब से यूएस मार्केट में भी अच्छा करेगा। तो कुल मिलाकर के जो इनका ग्रोथ है आई थिंक हाई मिड टीन का जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी निकल के आता है मुझे लगता है वो सस्टेन करेगा नेक्स्ट 2 से 3 सालों में। एट द सेम टाइम जो वैल्यूएशन अगर समझे तो वैल्यूएशन आपको उतना कंफर्ट नहीं देगा, बट ये टाइम सेइंग कि चूँकि ये कंपनी कंसिस्टेंटली मार्केट शेयर गेन कर रहा है, आर-एंड-डी में कंसिस्टेंटली स्पेंड कर रहा है, खासकर हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स में जिसकी वजह से इसका मार्जिन में कंसिस्टेंटली इंप्रूवमेंट दिख रही है, तो मुझे लगता है जो प्रीमियम वैल्यूएशन है वो आने वाले समय में सस्टेन करेगा। 1 साल की अवधि के लिए हमें लगता है अभी भी आप स्टॉक को ओन करके रख सकते हैं। जो हमारा लक्ष्य है, हमारा जो इन हाउस कॉल है बाय का 2264 का जो टारगेट प्राइस है। बिल्कुल, तो सन फार्मा पे खरीदारी की राय लक्ष्य 2264 का 1 साल का नज़रिया लेकर आप यहाँ खरीदारी कर सकते हैं। विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन ज़रा डिस्क्लोजर दे दें अपना। जी, हमने जितने भी स्टॉक्स आज डिस्कस किए हैं वो हमारे खुद के पोर्टफोलियो में नहीं है, लेकिन हमारे क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में हो सकते हैं। जुड़ने के लिए और निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कि कल आखिर किन इवेंट्स पर आपको नज़र रखनी है। मेरी सहयोगी रक्षा रावत कल के इम्पॉर्टेंट ट्रिगर्स और क्यूज बता रही हैं। जी, तो देख लेते हैं कि कल के लिए मार्केट के इंपॉर्टेंट क्यूज़ क्या होने वाले हैं, यानी कल आपको बाजार में कहाँ नज़र रखनी है। बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स की, तो कल अमेरिका का जीडीपी का डेटा आने वाला है। इसी के साथ साथ यूरोप का भी यहाँ पर जीडीपी डेटा आने वाला है। यूरोप के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का जो डेटा है वो भी कल आने वाला है। अब बात कर लेते हैं भारतीय बाज़ारों की, जो कि ये हफ्ता जो है वो महीने का आखिरी है। तो अब जो है कल निफ्टी की जो है मंथली एक्सपायरी होने वाली है। जैगल प्रीपेड जो है बोर्ड मीटिंग करने वाली है फंड रेज को लेकर। डिविडेंड के लिए जिन शेयरों में खरीदारी का आखिरी दिन होने वाला है उनमें शामिल है बंसाली इंजीनियरिंग और बिरला सॉफ्ट, जिसकी रिकॉर्ड डेट 31 अक्टूबर होगी। निफ्टी कंपनियों की बात करें तो कल L&T अपने यहाँ पर Q2 के नतीजे जो है वो जारी करने वाली हैं। कुछ अदर कंपनीज़ की बात करें तो AB कैपिटल, बायोकॉन, डाबर इंडिया, न्यू इंडिया एश्योरेंस, TTK प्रेस्टीज और टाटा पावर जैसी कंपनियां जो है अपने सेकेंड क्वार्टर के रिजल्ट जो है वो कल डिक्लेयर करने जा रही हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्यूज़ जिसमें आपको कल नज़र बना के रखनी है। शुक्रिया करेंगे रक्षा आपका इस अहम जानकारी के लिए, कल के ट्रिगर्स के बारे में जानकारी देने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में HDFC एर्गो ने अपने 9वें इंश्योरेंस अवेयरनेस अवार्ड्स जूनियर क्विज का